कोई ऐसा किस्सा हो आपके बचपन का जो आपको हमेशा याद आता हो? कहीं कुछ क्षण निकाल कर अगर बिताने का अवसर मिले तो यही इच्छा है कि अपने गांव की तरफ जाकर फिर उस तरह का जीवन जी पाऊँ। लोग आपको अधिकतर माननीय श्री राजनाथ सिंह के बेटे के तौर पे जानते हैं। क्या कभी-कभी आपको ये टैग भारी सा लगता है? शायद उनके ही दिए हुए संस्कार हैं। हमने कभी ये बड़े परिवार जैसा बैगेज अपने सर पर रखकर चलने का काम नहीं किया। जी। अच्छा, आपके लिए राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति वो है जो समाज बनाने के लिए की जाए। केवल और केवल राज करने की नीति को ही राजनीति नहीं कहते। नियम के बहुत सख्त हैं आपके पिताजी, और इतने ज़्यादा सख्त हैं कि 2007 में जब अ, टिकट की बारी आई तो उन्होंने अपने ही पुत्र का नाम काट दिया। पार्टी ने इतना कुछ दिया है और अगर वो अपेक्षा करता है कि हम उसे कुछ दें तो फिर आपको किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका एक बयान भी आया था 2023 में, जिसमें आपने बोला था अगर पार्टी जो है टाँट बिछाने को कहेगी तो हम टाँट बिछाएंगे, अगर पार्टी अड़ने को कहेगी तो हम अड़ जाएंगे, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो हम करेंगे। पार्टी ने अगर कहीं दरी बिछाने के लिए भी कहा तो वह भी बिछाएंगे। और पार्टी ने कहा कि बड़े से बड़े जगह छाती अड़ाकर खड़े हो जाओ, तो वह कोई भी पटल होगा, बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। जब पहली बार उन्होंने सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था तो पार्टी हमारी भी माँ है और माँ से शिकायत नहीं होती, माँ स्नेह ही करती है, माँ आपका भला ही चाहती है। इतनी चीज़ें आप करते हैं, परिवार में आपके पिताजी स्वयं टिकट नहीं देते हैं, फिर भी विपक्ष आरोप लगाता है, लोग कहते हैं बीजेपी में परिवारवाद है। परिवारवाद यह होता है कि जो अपनी माँ की कोख से निकला और सीधे पैदा होते ही पार्लियामेंट का उम्मीदवार बन जाता है। राहुल गांधी जी जिस परिवार से आए हुए हैं, उनके पिताजी से पहले उनके पिताजी के माताजी से पहले उनके पिताजी, अगर आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए। ये तो जब है तब जब आपके पास कोई पद नहीं है, तो अगर पद होगा तो क्या होगा? मैं तो मानता हूँ कि बहुत बड़ा कार्यकर्ता का पद भी बहुत बड़ा पद है। एक बेटे के नज़रिए से उनके लिए रक्षा मंत्री बनना कितना मुश्किल रहा? में बहुत चैलेंजेस रहते हैं। साधारण परिवार से निकलकर वहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में उस ऊंचाई को प्राप्त करना। बचपन में सबसे ज़्यादा शरारती कौन था? जब तक ऊपर से माँ की आवाज़ नहीं आती थी कि अब हो गया, बस पढ़ाई भी करनी है, अच्छा। तब तक हम लोग लगे रहते थे। मम्मी पापा में सबसे फेवरेट कौन है? माँ का ख्याल जो है रहता है कि हमेशा जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो, जो खाने में जो है आनाकानी करे, तो इसलिए जो है उनका ध्यान ज़्यादा रखा जाता। हाँ उन पे ज़्यादा रहता था। अच्छा, आपका दिन आपके पत्नी और बच्चों के साथ सुबह कैसे शुरू होता है? तक जो अपने परिवार को व्यवस्थित नहीं रख सकता वो समाज क्या व्यवस्थित रखेगा। आपके लिए सपनों का भारत कैसा है? सपनों का भारत तो वैसा हो जहाँ पर कोई भी महिला असुरक्षित न रहे, कोई भी बुजुर्ग जो है उसको अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े, कोई भी युवा हो उसको उच्च शिक्षा की पढ़ाई मिले और उसके बाद उसे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। वह भारत जहाँ पर अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति एक सम्मान का भाव हो, वो भारत जिसकी चर्चा सांपों के देश के रूप में ही केवल ना हो, ऐसा भारत जो स्वस्थ हो, सुसंस्कृत हो, व्यवस्थित हो, एक ऐसे भारत की कल्पना हम करते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं भारत सरकार में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे एवं उत्तर प्रदेश के युवा नेता एवं समाज सेवी माननीय श्री नीरज जी। नीरज जी के बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बता देते। नीरज जी बैडमिंटन प्रेमी हैं, फिटनेस के प्रेमी हैं, और साथ ही कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव एक अलग इनका है। चाहे दिन हो या रात हो, हर समय कार्यकर्ता के लिए अवेलेबल रहते हैं या जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द मिलौर शो पे, और आज कुछ चर्चा करेंगे। वैसे मैंने कई जगह देखा कि आपका ये शायद पहला पॉडकास्ट है शायद अभी तक जी का, संभवतः हाँ और पहला है। बहुत सारी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने सबके करीबी हैं और प्रेमी हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए 2 मिनट में कि जो लोग ना जानते हो, इंटरनेट पे भी उपलब्ध ना हो, और लोग जिसके बारे में ना जानते हो आपके बारे में, कुछ ऐसी अलग चीज़ जो हो। देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। जी।
तो मैंने तो यही प्रयास किया है कि जब हम एक सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं तो लोगों के बीच में ऐसी कोई भी बात ना हो जिसको छिपाई जाए। और मेरा जीवन एक खुली किताब है और इसके बारे में मुझे लगता है संभवतः आप किसी से भी थोड़ा सा भी रिसर्च कर लेंगे तो सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। बाकी मैं पॉलिटिकली तो मैं एक्टिव हूँ ही, सोशल लाइफ अपनी है ही, उसके अतिरिक्त एक स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हूँ। जी, बैडमिंटन के प्रेमी हैं आप। हाँ हाँ, जी जी। तो बाकी जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मैंने शायद किसी से छिपा कर रखा हो, सबके सामने से एक खुली किताब की तरह जीवन रहा है। कोई ऐसा किस्सा हो आपके बचपन का जो आपको हमेशा याद आता हो, जो आपको हंसाता भी हो, रुलाता भी हो, चाहे पिताजी की डांट हो आपकी, चाहे दादी माँ का प्यार हो आपका, कुछ ऐसा रहा हो? देखिए, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादा और दादी गुजर गए थे, तो वो स्नेह तो मुझे नहीं मिल पाया। जी जी। पर निश्चित रूप से मैं अपने जो गांव के पक्ष, मतलब पर पिताजी के पक्ष से ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन था और मैं जाता था अपने गांव। वहाँ पर जो पुआल होता है, जो भूसा जिसको कहते हैं, चारा जो कहते हैं, उस पर अपने गांव के मित्रों के साथ जो है हमारे खेलता था। मेरे पिताजी का बचपन उसी गांव भभोरा में बीता। चकियाँ तहसील है, चंदौली ज़िले में ये आता है। तो वहाँ की बड़ी अच्छी यादें हैं और अभी भी कई बार मन करता है कि जब इस व्यस्तम जीवन से कहीं कुछ क्षण निकाल कर अगर बिताने का अवसर मिले तो यही इच्छा है कि अपने गांव की तरफ जाकर फिर उस तरह का जीवन जी पाऊँ। आपके करीबी किस्सा बताते हैं कि आपके पिताजी बचपन में बहुत सख्त थे और एक किस्सा था कि आप और आपके बड़े भाई पंकज जी खेल रहे थे और अच्छा खासा खेले। उसमें क्या हुआ कि पढ़ाई छोड़ के आप लोग खेलने चले गए, तो फिर उसमें आपके पिताजी आते हैं, आपको डांटते हैं, बोलते हैं कि खेलना सही है लेकिन पढ़ाई पहले ज़रूरी, क्योंकि वो शिक्षक भी रह चुके। जी, क्या था वो किस्सा वो? परिवार में चाहे जितनी भी उनकी व्यस्तता रही हो, उनका सदैव इस बात पर ध्यान रहता था कि बच्चों की शिक्षा ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं। और जब कहीं हम लोग की तरफ से कोई कोताही होती थी तो उनका शिक्षक जागृत हो जाता था और वो डांट लगाता था। जी। और शायद उनके शायद मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग ठीक ठाक पढ़ लिए। और मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान मेरी सिस्टर जो थी जी। उनका भी था, क्योंकि पिताजी की व्यस्ततम जिम्मेदारियों के कारण और मेरी माताजी भी, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी रहती थी कि हमारा परिवार सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार था। सब लोग आते थे और हमारे लिए वही हमारा बड़ा परिवार था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हम उनके पद से उन्हें शायद नहीं जानते थे, पर किसी को मैं चाचा कहता था, किसी को काका कहता था। तो उनकी भी घर आए तो उनकी भी आगवानी करने की जिम्मेदारी हमारी माताजी की रहती थी। तो हमारी पढ़ाई पर ध्यान जो है, हमारी जो सबसे बड़ी बहन थी उनका बहुत रहता था। वो डांट पिटती भी थी और एक दो किस्से तो मार पिटने के भी। अच्छा अच्छा, आपकी सर पढ़ाई कहाँ तक हुई है? बहुत मैंने पीएचडी करी है जी। और मैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए किया हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग भी करी है। एमबीए सर कहाँ से करा आपने? मैंने एमबीए की है लीड्स यूनिवर्सिटी से। लीड्स लीड्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यूके से मैंने करी है। मुझे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। जी। तो मैं फिर मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं यूके चला गया था। और उससे पहले मैंने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से, जिसको GSITS इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और इसी प्रकार से जीवन चलता रहा और एक के बाद एक परिवार के हमारे जो कहीं ना कहीं निगरानी में हमारी पढ़ाई ठीक ठाक स्तर पर हो गई। लोग आपको अधिकतर माननीय श्री राजनाथ सिंह के बेटे के तौर पे जानते हैं। क्या कभी कभी आपको ये टैग भारी सा लगता है? देखिए, क्योंकि प्रोटोकॉल रहना साथ में, और जैसे अभी आपका होली का वाकया पता चला कि आपके साथ में काफ़ी प्रोटोकॉल था, फिर आप प्रोटोकॉल तोड़ के भी कार्यकर्ताओं के बीच में गए और आपने
अच्छे से होली मनाई? नहीं, मैं देखिए, कई लोग हो सकता है कि उन्हीं परिस्थितियों में पैदा हों जब उनको सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो। मैं जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ था उस समय मुझे याद है कि शायद हमारे घर की सब्जी भी अलमारी को खोलकर हमारी माताजी एक एक सिक्के जुटाकर घर की सब्जी आती थी। और हमारे यहाँ कोई उस समय कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, तो सारे जो कार्यकर्ता आते थे उनको अपने हाथ से बर्तन धो धो कर हमने पानी पिलाया, जी। और वो फिर सक्रिय भाव से फिर पार्टी के लिए काम कर सकें, पार्टी के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकें। फिर धीरे धीरे पार्टी बढ़ी, माननीय जी को जिम्मेदारी ज़्यादा पिताजी को मिलती गई, पर शायद उनके ही दिए हुए संस्कार हैं। हमने कभी ये बड़े परिवार जैसा बैगेज अपने सर पर रखकर चलने का काम नहीं किया। जी। और बहुत ही ग्राउंडेड उन्होंने रखा, और सदैव उन्होंने कहा कि अहंकार जो है रावण का द्योतक है, और रावण को हम अब समाज में किस रूप में देखते हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सहज रूप से रहता हूँ। मुझे कभी इसका कोई प्रेशर लगा आपको कि मान लीजिए कभी प्रेशर, जाना हो, देखिए, या अगर कॉलेज लाइफ ही कभी आपकी रही होगी? देखिए, सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से सामाजिक, जब आप बचपन में रहते हैं तब आपको उतनी अपनी जिम्मेदारियों का बोध नहीं होता है, तब कुछ बदमाशियां कर देते थे। पर आज हमें मालूम है कि हमारी कोई भी गलत अगर एक्टिविटी का सीधा फर्क जो है हमारे परिवार पर, हमारे पिताजी जिन्होंने जीवन पर्यंत निष्कलंक रूप से एक राजनीति करी है, उन पर भी पड़ सकता है। जब से इस बात का बोध हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर हमारे ऊपर आ गई है। मैं उसको किसी प्रकार के प्रेशर के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं उसको समझता हूँ हमारे अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने का काम इस विचार ने किया है। अच्छा, आपके लिए राजनीति का मतलब क्या है? कि ये खाली सिर्फ आपके लिए कैरियर है या कुछ और भी है? देखिए, राजनीति, पिताजी को हमने करीब से देखा। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरी। थ्योरेटिकल। तो मैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने देखा कि राजनीति जब भी उनके हाथ में आई, जहाँ से वो कुछ कर सकते थे, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, कई लोगों ने कहा कि आप जो है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट ला दिया, नकल अध्यादेश। कई लोगों ने कहा कि अगर आप ये ला देंगे तो चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे, युवा वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं शिक्षा मंत्री हूँ, अगर उत्तर प्रदेश के नकल माफिया पर नकेल कर सकूँ और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकूँ, तो मैं कोई भी रिस्क लेना चाहूँगा, चाहे वो मैं चुनाव हार भी जाऊँ, पर मैं इसको लागू करूँगा। उस समय की सरकार ने एंटी कॉपिंग एक्ट लगाया, और जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है, जो 57% जाता था स्कूल का, वो 14.7% रह गया। अरे, जो 62% जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट रहता था वो 17 पॉइंट कुछ रह गया। ये बात अलग है कि इसके बाद चुनाव हुआ, मोहना से माननीय जी चुनाव हार गए, उसका इम्पैक्ट दिखा। पर उन्होंने अपने जो सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और वो जो कहते हैं राजनीति का अर्थ क्या है, राजनीति वो है जो समाज बनाने के लिए की जाए। केवल और केवल राज करने की नीति को ही राजनीति नहीं कहते। राज कोई पद या कोई ऑफिस नहीं है। ये एक आपके अंदर एक विचार, एक बोध है जो आपको एक सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने का काम करती है। और हम लोग यही मानकर चलते हैं कि अगर ईश्वर ने कहीं पर भी किसी भी काबिल बनाया है तो डिलीवरी करिए जी। केवल जो है, इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग स्पीचेस, लॉन्ग स्पीचेस। समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाइए। और मुझे लगता है कि जो जीव विज्ञान में कहा जाता है ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जो अपनी सामाजिकता का, अगर मैं कहता हूँ कि सामाजिकता का जो एक उसके अंदर व्यवहार है, अगर
उसका अनुसरण नहीं करता है तो मुझे लगता है वो मनुष्य भी नहीं है। नियम के बहुत सख्त हैं आपके पिताजी, और इतने ज़्यादा सख्त हैं कि 2007 में जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने अपने ही पुत्र का नाम काट दिया। और कहीं ना कहीं ये आज भी देखा जाता है कि कई बार उन्होंने बोला है कि भाई जिस जगह से हम हैं वहाँ से हम कभी किसी को टिकट नहीं देंगे। क्या कभी कभी लगता है कि पिताजी और भाई इतने बड़े पद पे हैं, कार्यकर्ता हैं, आपको प्रतिस्पर्धा होती है कभी कि मैं भी कुछ? नहीं, देखिए, प्रतिस्पर्धा तो वहाँ होती है जहाँ पर कुछ पाने की चेष्टा हो। हम्म। मैंने कहा कि मेरी और इस पार्टी की आयु जो है करीब करीब बराबर है, जी। और मैंने इस पार्टी को को फलते फूलते देखा, इस परिवार को बड़ा होते देखा, और उसी के साथ मैं भी बड़ा होता है। तो निश्चित रूप से परिवार पले बढ़े, नाम हो उसका, तो उसी में ये संतुष्टि हमारी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई जब परिवार से लोग जुड़े थे तब ये थोड़े ना था कि कोई सत्ता में आएंगे, इतने बड़े वो सरकारें होंगी, कोई मंत्री बनेगा, कोई सांसद बनेगा, तब ये नहीं था। तो एक देने की भावना के साथ हमारे परिवार से लोग जुड़े हुए थे, और पार्टी ने इतना कुछ दिया है, और अगर वो अपेक्षा करता है कि हम उसे कुछ दें तो फिर आपको किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक बयान भी आया था 2023 में, जिसमें आपने बोला था अगर पार्टी जो है टांट बिछाने को कहेगी तो हम टांट बिछाएंगे, अगर पार्टी अड़ने को कहेगी तो हम अड़ जाएंगे, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल, पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और उनकी आंखों से छलके हुए आंसू, वही भाव मेरे मन में भी कहीं ना कहीं है, और मैं उस दिन उनकी आंखों में वही स्नेह, वही प्रेम इस पार्टी के समर्पण के रूप में देख पा रहा था, जब उन्होंने कहा पार्टी मेरी माँ है। जब पहली बार उन्होंने सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था, तो पार्टी हमारी भी माँ है, और माँ से शिकायत नहीं होती, माँ स्नेह ही करती है, माँ आपका भला ही चाहती है, और पार्टी भला ही चाहेगी, और मेरी माँ के लिए मुझे जो भी करना हो मैं सब कर गुजरूंगा, चाहे मेरी माँ के पाँव धोने हो, चाहे मेरी माँ के कहने पर बड़े से बड़े युद्ध में उतर जाना हो, तो उसमें भी मैं गुरेज नहीं करूंगा। कुछ किस्से भी हैं आपके जो दिखाते हैं कि आप अंदर से बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। जैसे एक आपका किस्सा है कि आप एक गांव में गए जहाँ पे बाढ़ की समस्या थी, तो आपने वहाँ पे पुल की व्यवस्था करवाई, और उस पुल की व्यवस्था कराने के लिए आप स्वयं जो है पानी में उतर गए और खुद आपने बांधना उस पुल को शुरू कर दिया। क्या था वो? देखिए, जहाँ पर भी आप एक कोई सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, आपको लाना चाहिए। ये वाकया जो आप बता रहे हैं, ये बाराबंकी का, हाँ, 2022 का है सर। हाँ, बाराबंकी का ये विषय था, सितंबर 2022 में। हाँ। और वहाँ मुझे नाव लगता पहुँच है नहीं रही थी। मुझे लगता है कि ईश्वर ने शायद सही जगह पर सही समय मुझे भेजा है, तो मुझे वहाँ पर उस कार्य को करने का अवसर ईश्वर ने ही दिया है, तो मैं करता हूँ। और मैं इसको, मैंने जैसे कहा कि मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में रहता हूँ। आई डोंट सेलिब्रेट इट, मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, पर मैं मानता हूँ ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। और जब भी ऐसा कोई अवसर आता है, जब मैं कहीं शाम को अगर रात में सो रहा हूँ, और मान लीजिए कि किसी का फ़ोन मेरे पास आ गया और उसने कहा कि बोले भाई साहब, मेरे परिवार में ये हमारी माँ, हमारे बहन, हमारे पिता जो है आज अस्पताल में एडमिट होना है, वो परेशान हूँ मैं, तो मैं सो नहीं सकता हूँ जब तक मैं उसकी व्यवस्था नहीं करा दूँ, तब तक सो नहीं सकता हूँ। और मैं एक वाकया भी बताता हूँ। एक वार्ड अध्यक्ष हैं हमारे पूर्वी विधानसभा के, उन्होंने अपेक्षा करी थी कि उनकी माँ बीमार थी, उन्होंने अपेक्षा करी थी कि एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाए। मुझे जानकारी मिली और मैंने शायद आगे बात भी करी, पर अंत में वो व्यवस्था नहीं हो पाई। हमारे वार्ड अध्यक्ष की माँ चल बसी। क्यों व्यवस्था? और व्यवस्था मैंने बात करी, पर किन्हीं कारणों से वो व्यवस्था नहीं हो पाई, और फिर मुझे वापस मैसेज नहीं मिल पाया कि व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने भी दूसरी बार
मुझे मैसेज संपर्क नहीं नहीं करा, करा। संपर्क नहीं कर पाए वो। मुझे उस बात का अपराध बोध है। ये 3 साल पहले घटना है, पर मैं आज आपसे आज भी साझा कर रहा हूँ, तो अपराध बोध मुझे मेरे अंदर अभी भी जीवंत है। बहुत सारी ऐसे ही आप 2023 अक्टूबर में आप दिवाली मनाने गए थे और गलती से एक बच्चे ने रॉकेट लगाया और आपके कुर्ते में लग गया। और वहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप इतना शांत स्वभाव के थे, बच्चों से बोले ये सब चलता है, दिवाली है। नहीं, और क्या, बच्चे हैं तो फिर शैतानियाँ भी करेंगे, और बच्चे हमारे भी हैं तो हम जानते हैं। और हमने तो बड़ी बड़ी शैतानियाँ करी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जी। एक किस्सा और है आपका 2016 का, जब एक घायल महिला को आपने, हिट एंड रन का केस था, सारे आपने अपना काफिला रोका, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए और उनका पूरा खर्च भी आपने उठाया। क्या किस्सा था वो? ये साहिबाबाद, ये गाजियाबाद में एक क्षेत्र पड़ता है। तो साहिबाबाद गांव के सामने से एक वहाँ पर मैं मोहन मिकिन्स करके एक स्थान है, वहाँ पे एक पुल है। तो पुल से जैसे ही गाड़ी नीचे उतरी हमारी, तब तक पीछे से एक गाड़ी आई और एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी। तो मेरे सामने उसने मारा, करीबन 10-12 फुट ऊंचा गिर के वो महिला गिरी। और पहला ही रिएक्शन रहता है कि भाई, जो अगर कोई समस्या में है तो तुरंत, मैंने कुछ लोग हमारे साथ थे, तुरंत उनको उठाकर वहीं यशोदा हॉस्पिटल है कौशाम्बी गाजियाबाद में, वहाँ उसको लेकर गया। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वयं ही इतने सेवा भाव वाले हैं, सबने मिलकर केवल मैंने नहीं, सबने मिलकर उस महिला का इलाज कराया और वो महिला बच गई। वो शायद कहीं काम करती थी वो। और सही बताऊं तो ऐसा काम करने के बाद कहीं लगता है कि मैं भी कुछ शायद अच्छा आदमी हूं। तो एक तरह से कह लीजिए, ये शायद हमारे अंदर भी ये लालच रहता है कि हम यह भी महसूस कर सके कि हम भी अच्छे व्यक्ति हैं। पर ये अच्छा रहा कि उसके बाद कई हिट एंड रन के केसेस जो होते थे वो बंद हो गए। कहीं किसी की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको बताऊं, करीब कई 10-12 घटनाएं मुझे उसके बाद सुनने में हुई। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी ने उठाकर उन्हें वहां पहुंचा दिया, किसी ने उठाकर वहां नहीं, एक पहुंचा दिल्ली दिया। का केस था, उसमें मदद भी लोगों ने नहीं करी थी। जी जी, वो आप मुझे बता रहे हैं, ये तुगलक रोड थाने के पास की बात है। उसमें लोगों ने मदद भी नहीं करी थी, लेकिन तभी आपका वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था उस टाइम की। जी जी जी। माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है जमीनी स्तर से जुड़े होकर कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी रिसर्च कर लिया आपने, ये कहाँ से आपको? सर, पूरी नहीं, टीम नहीं। हम लोगों की रिसर्च करके आई है। नहीं, वो घटना थी, मैं अपनी पत्नी के साथ था, मैं कहीं से वापस आ रहा था। तो तुगलक रोड थाने के सामने हमारे उस समय जो जम्मू कश्मीर के एलजी थे, मनोज सिन्हा जी, तो उनके घर के सामने ही जो है ये घटना हुई। हम लोग, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने पत्नी को कहा कि मैं ज़रा देखूं ज़रा। तो फिर मैं दौड़ के वहीं तुगलक रोड थाने गया। पर सही बताऊं तो शायद वो हैंडीकैप थे जो भी वहाँ पर उस समय थे, जो थाने पर बैठे थे, उनसे सही बताऊं अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिला। और पर भगवान की कृपा थी, हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आ गई और हमने उनको अस्पताल भेजा, बच गए वो भी। पर यह है कि मैंने ज़रूर शिकायत करी, मैंने कहा कि कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसे जगहों पर त्वरित कार्रवाई करें, तो उनकी शिकायत ज़रूर मैंने करी थी। अब इतनी चीज़ें आप करते हैं, परिवार में आपके पिताजी स्वयं टिकट नहीं देते हैं, फिर भी विपक्ष आरोप लगाता है, लोग कहते हैं बीजेपी में परिवारवाद है। इस आलोचना का आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, विपक्ष की राजनीति करने वाले, मुझे लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। जनता उन पर विश्वास नहीं करती है और ऐसे ही अनावश्यक के कमेंट के कारण ही इनको जो है जनता बार बार नकारती है। परिवारवाद यह होता है कि जो अपनी माँ की कोख से निकला और सीधे पैदा होते ही पार्लियामेंट का उम्मीदवार बन जाता है। राहुल गांधी जी जिस परिवार से आए हुए हैं, उनके पिताजी से पहले उनके पिताजी के माताजी से पहले उनके पिताजी, अगर आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए कौन कौन से नाम है, कुछ बता दीजिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से शुरुआत करते हुए
राम गोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आदित्य यादव जी, ये श्रृंखला चलती चली जाती है। मुझे लगता है कि हम लोग भी काम कर रहे हैं। अभी तक कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट जो है हमने तो होल्ड नहीं किया। काम कर रहे हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों ज़रूरी है कि आप सरकारी व्यवस्थाओं को प्राप्त करके ही आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो देयर आर सो मैनी एनजीओज जो समाज के अंदर कितना अच्छा काम कर रही हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज ही क्यों चाहिए? तो ये मन में प्रश्न खड़ा करता है कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करने का काम है तो मतलब आप कम से कम जिस पार्टी से के तले काम कर रहे हैं उसके विचारों को समझने की आवश्यकता है। उसके अंदर लंबे समय तक कार्यकर्ता भाव से काम करने की आवश्यकता है। पंकज जी जो थे तो उनका टिकट मान्य जी ने इसीलिए काट दिया क्योंकि भाई लोगों ने उस समय दिया कि ये जिताऊ कैंडिडेट हैं। बोले भाई जिताऊ कैंडिडेट तो हो सकते हैं, पर पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता की तरह लंबे समय तक काम करने के बाद इसके बाद वह कहीं पार्टी उनका उपयोग करती है तो ये ठीक बात है। पर और मैं भी ये परंपरा पढ़नी चाहिए कि जो भी कहीं जाए तो कम से कम ग्राउंड की उसको अच्छी समझ हो, तभी जिसकी नींव मजबूत होती है तो वही बुलंद इमारत खड़ा कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न तो ये भी, आप भी पार्टी में 15 से 20 साल से आप जी लगातार सक्रिय हैं, आपको आज तक कोई पद नहीं मिला ना, तो आप कभी युवा नेता का कोई आपको पद मिल गया हो? जब भी मैंने आपका पोस्टर बैनर देखे समाज सेवी लिखा हुआ है, देखिए मैंने तो कहा ना कहीं मन में मलाल नहीं रहता? देखिए हाड़ मास का मैं व्यक्ति हूँ, मैं अनावश्यक प्रिटेंड करूँ कि फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से कई बार मन में टीस होती है, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं परमपिता परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो ईश्वर देख रहा है। अगर मैंने ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपना काम किया है तो ईश्वर ने कुछ सोच रखा होगा, यहाँ नहीं तो कुछ और सोच रखा होगा। इसलिए वो चाहता होगा ईश्वर कि मैं इसी रूप में जो है कुछ अच्छा करता रहूं। और मैं यही मानकर चलता हूं कि और पार्टी को मैंने जैसे कहा कि मैं माँ के रूप में देखता हूं, और माँ जैसा आपने कभी कहेगी। पिताजी से इसके बारे में बोला कि, क्योंकि आपके पिताजी तो काफी लोगों का नहीं, मैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्रालयों को उन्होंने देखा, तो उनकी स्वयं कितनी जिम्मेदारियां हैं। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि एक तरह से मैं कहूँ तो अब वो परिवार के नहीं रहे, वो देश को समर्पित हो चुके हैं। तो पारिवारिक समस्याओं में उनको कहीं ना कहीं उनके कर्तव्य पथ से वो कहीं उनको परेशानी हो, विचलित हों, तो हम लोग ज़्यादा उनको इन सब चीज़ों में परेशान नहीं करते। और मैं सही बताऊं तो वह भी हम लोगों की चिंता उन्होंने छोड़ दी है। उनकी चिंता का केंद्र ये पूरा 140 करोड़ भारतीय हैं, कैसे इस देश के अंदर क्या माँ भारती की सेवा में वो अर्पित कर सकें, समर्पित कर सकें, यही उनका भी रहता है। 2023 का कुछ न्यूज़ आई थी जिसमें पता चल रहा था कि नीरज जी जो है विधानसभा से जो चुनाव लड़ सकते हैं। कई जगह जो है चर्चा हो गई थी, बाद में आके आप लोगों ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। नहीं। खुद ही खंडन कर दिया उस चीज़ को। नहीं, वो ये चर्चाएं तो बराबर चलती रहती हैं। ये पार्टी का काम है, पार्टी की जो कमेटी है, चुनाव समिति है, बैठती है, वो तय करती है उम्मीदवार। ये चर्चाएं चलती रहती हैं। हमारे कहने या अखबार में छपने से इस पार्टी में कुछ नहीं होता। अच्छा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति में रुचि खो रही है, उसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस रहा ना। लोगों ने केवल जो है कहीं ना कहीं अपना और अपने परिवार, अपनी संपत्ति बढ़ाने का इसको जरिया बना लिया। यहाँ पर कितने
हर तरह के, तो आप देखिएगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो हर तरह के घोटाले सुने, तिरंगों में घोटाले सुने, नेचुरल रिसोर्सेज की लूट थी, यहाँ तक कि एक इतना सुंदर एक आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर हुआ, उसमें भी लोगों ने उसकी लूट करी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लोगों का फिर से इस राजनीति के प्रति विश्वास जागृत हुआ है। आज मैं कह सकता हूँ कि युवा बड़ी संख्या में राजनीति की तरफ वो रुख कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी यह लक्ष्य रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेंगे, और विशेष रूप से वो जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो वो भी आमंत्रित हैं, वो भी आकर इस देश की राजनीति में एक सकारात्मक योगदान देने का काम करें। अच्छा, एक चीज़ आपकी और भी मैंने देखी, सांसदों को जो है 20,000 का टारगेट मिला था मेंबर जोड़ने का, और आप ना किसी पद पे रहते हो, आपने 30,000 मेंबर जोड़ दिए। ये कैसे नहीं करते हैं? तो ये तो मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि इस पार्टी के लिए जितना भी कर जाएं वो कम है। 30,000 भी मैं मानता हूँ कम था जो मैंने जोड़ा, मुझे कम से कम 1 लाख जोड़ने चाहिए थे। और इसके साथ ही 2024 में आपने 50,000 से ज़्यादा सदस्य नमो एम्बेसडर में जोड़ दिए। जी नमो एम्बेसडर में भी उसका आपको सर्टिफिकेट भी माननीय मोदी जी के द्वारा मिला। जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो अप्रिसिएशन मिला, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे जब जब मौका मिलता है तो मैं प्रयास करता हूं कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देकर पार्टी के विचारों को, पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, पार्टी के जो अपेक्षाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और ये तो जब है तब आप, जब आपके पास कोई पद नहीं है, अगर पद होगा तो क्या होगा? नहीं, मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ा कार्यकर्ता का पद भी बहुत बड़ा पद है, और मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मुझे लगता है कि इस पार्टी के रूप में मेरी पहचान होती है। मैं नीरज नाम का जो अगर आप अर्थ होता है तो वो कमल होता है जी, और मैं पंकज का भी अर्थ कमल ही होता है। कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज, मैं कमल ही हूँ। तो इसके लिए जितना भी कर जाएं तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, माननीय रक्षा मंत्री जी, घर पे जो रहते हैं वो रक्षा मंत्री रहते हैं या एक सख्त टीचर के रूप में रहते हैं? नहीं, वो बहुत ही मुझे सख्त तो कहीं से नहीं है वो, जो बिल्कुल नारियल की तरह ही हैं, और दूसरों के कष्ट में वो मैंने उनको घर में बहुत आंसू बहाते भी देखा है। जी, और बहुत घर पे कैसे रहते हैं वो? बहुत सहज रूप से रहते हैं, बहुत सहज रूप से रहते हैं। क्या अपना दिनचर्या रहती है? दिनचर्या तो उनका सुबह उठकर जो है व्यायाम और पूजा, 2 चीज़ें उन्होंने जीवन में कभी नहीं छोड़ी। और कई बार लोग कहते हैं कि व्यस्तता के कारण लोग व्यायाम नहीं कर पाए या पूजा नहीं कर पाए। उनका कहना होता है कि जो कहते हैं व्यस्त है वो अस्त व्यस्त होते हैं। जो प्रभु का नाम न जप पाए और अपने इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस शरीर के लिए 10-15 मिनट न निकाल पाए, तो मुझे लगता है कि उसको फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है अपनी जीवन शैली की। और बाकी समय तो पार्टी के और पार्टी के लोगों के साथ ही उनका बीतता है। बड़ी जिम्मेदारी है तो प्रवास भी काफ़ी रहता है जी। बाकी समय परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हमारे जो है भाई के समय बीत जाता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी ने 50 साल तक साफ छवि बनाई रखी थी। क्या आपने कभी उनसे पूछा कि इस चीज़ का कभी आपको दबाव महसूस होता है कि या नहीं, बहुत देखिए, लगातार 50 साल से इस छवि को बनाए रखना? When my father says that प्रथम दृष्टया भी अगर मेरे या मेरे परिवार पर आरोप सिद्ध हो गया तो मैं राजनीति को ठोकर मार कर घर पे बैठूंगा, तो कहीं ना कहीं उनके इस यज्ञ में हम सबकी भी आहुति डलती है। हम लोगों ने भी पूरा इस बात का प्रयास किया कि कभी हमारे किसी भी अनैतिक आचरण के कारण उनकी छवि पर प्रभाव न पड़े, और ये हमारा ये कमिटमेंट है। हम कहीं
भी इससे रंच मात्र भी डिविएट नहीं हो सकते। और मैं कई बार लोग ये मान कर चलते हैं क्योंकि बाहर के दुनिया जो है वो अलग अलग किस्से कहानियाँ और विशेष रूप से हिंदी चलचित्रों ने नेताओं के पुत्रों का वर्णन बड़े अलग अलग रूपों में कर दिया है। उस लोगों को विलन ही नज़र ज़्यादा आते हैं, पर हम लोगों का सीधा कमिटमेंट है कि किसी भी रूप में सिद्धांतों से समझौता हो ही नहीं सकता, और कोई भी गलत आचरण जो है वो हमको, जैसे कहे ना कि कहीं से भी हमको विचलित ना कर सके। हम लोग इसके लिए मतलब हमने जीवन में साधना के रूप में इसका पालन करने का काम किया है। आपको अपने पिताजी का कोई एक ऐसा किस्सा याद हो जो आपको हमेशा हंसाता हो? ऐसा डांट तो के कोई किस्से- किस्सा नहीं है, डांट पर के तो किस्से हाँ, बहुत पर होंगे वो आपके। मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि वो एक ही शायद मैंने उनको फिल्मी गाना गाते हुए कभी उनको दो गुनगुनाते जी, हुए कौन सुना सा? है। वो जिंदगी का सफ़र वो है, वो है ये कैसा सफ़र, वो भी वो ओम जय जगदीश शहरे के ट्यून में गाते हैं। अच्छा, तो तो ये हमेशा ये आपको याद रहती है जी चीज़ें। जी। उनके साथ आपने एक साइकिल रैली करी थी और उस साइकिल रैली में आपका टायर पंचर हो गया था, तो आज भी उस चीज़ का वो मजाक उड़ाते हैं? क्या कहा था उस टाइम उन्होंने? साइकिल रैली की मुझे बात तो याद नहीं आ रही है, कब की बात है? मैं बताता हूँ आपको ये कब की बात है। जब उन्होंने साइकिल रैली आप लोगों ने करी थी, गए थे, आपकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था, आ, तो उन्होंने बोला था भी आप नहीं, साइकिल वैसे चलाने भी में कच्चे हैं। हमसे नहीं नहीं, हमसे साइकिल उकिल चल भी नहीं सकती। अच्छा, हम तो साइकिल का तो टायर पंचर करना ही अपना काम है। ओके। तो मतलब ये एक मतलब जो गलत अफवाह है इस चीज़ को, साइकिल की रैली नहीं थी कोई। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बेटे के नज़रिए से उनके लिए रक्षा मंत्री बनना कितना मुश्किल रहा आपके हिसाब से? नहीं, बहुत चैलेंजेस रहते हैं। साधारण परिवार से निकलकर वहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में उस ऊंचाई को प्राप्त करना, उसकी कल्पना भी करना जो है, मुझे लगता है शब्दों में वर्णित करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। पर निश्चित रूप से जब व्यक्ति अपने विचारों का पक्का होता है, मेहनत से नो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहता है, और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करता चलता है, और कहीं पर भी किसी तरह से अपने पथ कर्तव्य से विचलित नहीं होता, तो ईश्वर भी उसका साथ देता है, और मुझे लगता है वही कारण रहा है। और मैं तो माननीय जी को मैं मानता हूं कि उनकी अथक प्रयास, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि बाद में पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनको काम करने का अवसर मिला उनके मंत्रिमंडल में। आज विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे, मुझे लगता है, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा ईश्वर की ही कृपा है, और क्या कह सकते हैं। उनका कोई एक ऐसा सबक जो अपने आप बच्चों को देना चाहते हो? नहीं, यही कि जिसको मैंने कहा कि किसी भी हाल में सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, और कभी भी अपयश से दूर रहते हुए अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, यही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सबक उन्होंने दिया है। और मुझे लगता है कि ये सबक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रेडिबिलिटी अगर लॉस हो गया तो वो आपके, अगर कोई भी आंकड़ा है तो उसके आगे जो है निगेटिव का जो मार्क होता है ना, उसकी तरह होता है। और अच्छा, क्योंकि फिर काउंट आप कुछ भी कर लीजिए, आपके आगे सदैव निगेटिव लगा रहेगा। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन अभी तक कोई माननीय रक्षा मंत्री जी का कोई ऐसा बयान मैंने नहीं देखा जो बहुत वायरल हुआ हो या किसी पे कोई टिप्पणी करी नहीं, हो। क्योंकि ऐसा देखिए, करते नहीं है वो कि मतलब ही इज अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ ए पार्टी। वो इस पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जैसे सर्व समाज की पार्टी है, तो इसलिए उन्होंने भी कभी कोई कास्ट, क्रीड, जेंडर के अगेंस्ट कभी भी आप उनका कमेंट नहीं देखेंगे। राजनीति के अंदर कोई तात्कालिक लाभ लेने के लिए कोई ऐसी बयानबाजी करना, या फिर किसी कार्यक्रम विशेष में 4 तालियां ज़्यादा बटोरने के लिए
मन के अंदर किसी के उत्तेजना पैदा करने के लिए कोई ऐसी टिप्पणी करना, यह उनके आचरण में नहीं रहा। और हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए कम से कम यह प्रयास करते हैं कि आप कभी नहीं देखा कोई ऐसा हाँ, बयान कभी आया? आप नहीं देखेंगे कि कहीं हम लोगों ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जो डेरोगेटरी हो, किसी के मन को आहत करता हो। तो ऐसे उससे हम लोग बचने का काम करते हैं। अच्छा, कुछ सवाल हैं आपके और आपके भाई को लेके। बचपन में सबसे ज़्यादा शरारती कौन था? कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा रहा हो? आप ज़्यादा नहीं, छोटा ही शरारती? शरारती होता है, मैं ही था। अच्छा, आप ही था। कोई ऐसा किस्सा हो आपके बचपन का जो बहुत फेमस रहा हो? अभी भी घर पे जब सब लोग साथ में नहीं नहीं, हम बैठते हो? लोग वो पहले वो जो क्रिकेट के जैसे शौकीन भारत में सभी हैं, हम लोग भी क्रिकेट के शौकीन थे। तो हम लोग के पास बॉल लेने के पैसे नहीं होते थे। हम्म, तो प्लास्टिक जो होता है ना, वो जो पॉलीथीन, हम्म। उसको मोमबत्ती पे जला जला कर जो है उसको बॉल का स्वरूप देते थे, बॉल के रूप का स्वरूप मतलब देते उसको जला के बॉल, थे। उसको बला हाथ नहीं जलता था उससे आप लोगों का? नहीं नहीं, उसको हम जलाकर जो है फिर बाद में ठंडा कर लेते तो बॉल का अच्छा। रूप ले लेता था, फिर उससे हम लोग खेलते थे। जी। और अ, और पता चला कि 50-50 ओवर 10 बजे से चालू किए और शाम के 4 बजे तक, जब तक ऊपर से माँ की आवाज़ नहीं आती थी कि अब हो गया, बस पढ़ाई भी करनी है, अच्छा। तब तक हम लोग लगे रहते थे। तो मतलब आप दोनों लोग ये चीज़ करते थे? जी जी जी। अच्छा, आप दोनों की राजनीति में आने की राहें अलग क्यों रहीं? मतलब आपका आने का तरीका अलग है, वो अब इस समय विधायक भी नहीं हैं। देखिए, वो तो ईश्वर निर्धारित करता है कौन किस रूप में आगे बढ़ेगा, ये तो परमपिता परमेश्वर ही जानता है कि वह किस रूप में किसको कहाँ पर भेज देगा। आप नहीं जानते, वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है। बाकी जहाँ पर भी जो भी है अच्छा करे, मेरी शुभकामनाएं रहती हैं। मेरा एक छोटे भाई होने के नाते सहयोग भी रहता है, मैं करता हूँ। आपके बड़े भाई में कोई एक ऐसा गुण जो आपके अंदर ना हो, आप उसको लाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। वो बहुत गंभीर रहते हैं। मुझे लगता है कि कम बोलते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपसे अच्छा हंसी मजाक हो जाता है उनका? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपसे हो हाँ जाता हाँ, हो जाता है, हो जाता है, है? हो जाता है। और थोड़ा सा जो है, मुझे लगता है कि छोटा होने के कारण थोड़ा सा मैं ज़्यादा हुआ चल रहा हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि लोग उल्टा समझो, आपको पंकज जी समझ गए ये हो? हमेशा होता है, अच्छा, ये हमेशा होता ये हमेशा होता है। ये कल भी हुआ था और जी। मुझे लगता है कि उनके साथ भी कई बार होता रहता है। भले हमारे शेप एंड साइज में फ़र्क है, मैं 6 फीट हूँ, ही इज़ ओनली 5 फीट, पर ये बहुत होता रहता है। कहीं वो कार्यक्रम में गए, कह देता है कोई नीरज जी आ गए, तो कहीं मैं कार्यक्रम गया, बोले पंकज जी जिंदाबाद। चलता रहता है। पर नहीं, ठीक है, मैं जानता हूँ दोनों का अर्थ कमल ही है और कोई किसी व्यक्ति का की जिंदाबाद नहीं कर रहा है। आज इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तब हम लोग की हैसियत है, हम लोग का एग्जिस्टेंस है, वरना नहीं तो क्या। अच्छा, मम्मी पापा में सबसे फेवरेट कौन है? मतलब आप अपने मम्मी पापा में से आपके भाई सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं या आप फेवरेट हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं हुश पुश था शुरू से, बचपन से। हम्म। तो आप ज़्यादा फेवरेट रहे? नहीं नहीं, तो मैं था तो नहीं। माँ का ख्याल जो है रहता है कि हमेशा जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो, जो खाने में जो है आनाकानी करे, तो इसलिए जो है उनका ध्यान ज़्यादा रखा जाता? हाँ, उन पे ज़्यादा रहता था। और पिताजी मैं के तो फेवरेट डांट आप खाकर भी जो है खाना खा के ही सोता था। थे? अच्छा, डांट खा कर भी खाना। अच्छा, आपका दिन आपके पत्नी और बच्चों के साथ सुबह कैसे शुरू होता है? क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल नहीं, रहता वो है। बहुत, देखिए मैं बताऊं, बहुत कम अवसर मिल पाता है कि मैं बच्चों के साथ, क्योंकि उनका भी स्कूल रहता है, अपनी भी मैं भी अपने आप को काफ़ी व्यस्त रखता हूं। क्या आपने कभी अपने बच्चों को अभी आज तक पढ़ाया है, जैसे आपके पिताजी नहीं नहीं, बैठ के पढ़ाते हैं? मैं जब भी मुझे समय मिलता है, और मैं ये सबको कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बच्चों आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हैं। आज जो आप समय उन पर इन्वेस्ट करेंगे, कल को वो बेटर रिटर्न्स के साथ वो आपको वापस करेंगे। तो हर बच्चों का जो अपने परिवार को व्यवस्थित नहीं रख सकता, वो समाज क्या व्यवस्थित रखेगा। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को जो भी समय मिले, थोड़ा मोड़ा
बताना चाहिए उनको क्या जीवन में किस तरह के व्यवहारिकता किस प्रकार की होनी चाहिए, उनके अंदर संस्कारों का समावेश करने का प्रयास करना चाहिए, उनको अच्छी बातें बतानी चाहिए, बड़ों के सम्मान के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, और निश्चित रूप से उनके जो करिकुलम वाली जो सब्जेक्ट्स के बारे में। मैं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी कार्यक्रम में रहा हूँ ना, तो मैंने अगर हमारे बच्चों का कोई होमवर्क मेरे मोबाइल में आ गया तो मैंने उनकी माँ को फॉरवर्ड किया और मैसेज किया कि किसको ज़रा देख लीजिएगा, ये आया है उनके स्कूल से। मैं इसका पूरा मैं ख्याल रखता हूँ और मुझे लगता है सबको यह करना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? आई एम अ फादर ऑफ 2 daughters। 2 daughters। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। वेरी गुड। कसम वाकू मैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा बचपन का सपना जो अब आपको हंसी लगता हो? बचपन में कोई सपना देखते हो कि यार बड़े होके ये करेंगे, लेकिन अब जब वो सोचते हैं तो बड़ा हंसी आती है कि यार क्या चीज़ सोचते थे? नहीं, ये तो मेरे आप लोग प्लानिंग करते होंगे कुछ नहीं ना नहीं कुछ नहीं, सोचते रहते हो। मेरे को देखिए, मैं जब बचपन में था तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पर्सनालिटी जो है बड़ी अच्छी लगती थी। वो पूरा श्वेत वस्त्र डाले हुए, उनके सफ़ेद टोपी लगाकर जो उनकी किसानों वाली छवि थी, वो मुझे बड़ी इम्प्रेस करती थी। तो लोग हमारे यहाँ आते थे, भारतीय जनता पार्टी का जयकारा करते थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और फिर कहता था चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। अच्छा। तो और लोगों की, किसानों की फॉलोइंग थी, और मैं भी बचपन क्योंकि किसानों के बीच में ही बीता, जी। तो ये स्पष्ट था कि कुछ न कुछ जो है ऐसा करना है। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में ही आकर चौधरी चरण सिंह जी जैसा जो है, मैं ऐसे जो लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है बड़े मंचों तक लेकर जाना हो, यानी अभी भी आप उनके लिए अपना प्रयास करूंगा। आइडियल जो चौधरी चरण सिंह को मानते हैं? निश्चित ये रूप कैसे? से चौधरी चरण सिंह जी, यही काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वो बहनें जो सोचिए कि खुले में शौच के लिए जाती थी, कोई शहर की गाड़ी जाती थी तो उधर गाड़ी की रोशनी पड़ जाती थी, हम लोग भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहे, तो उन्हें शर्म के कारण उठ जाना पड़ता था। कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी पहले भाषण में इस बात की चर्चा करे तो सोचिए कि वो किस प्रकार की सोच रखता होगा, मानवता उसके अंदर कितनी कूट कूट के भरी होगी। तो यही तो है, यही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को यही भाव तो उसके अंदर आने की आवश्यकता है। अच्छा, ये बताइए आपकी फिटनेस का क्या राज है? मैं सदैव अपने पिताजी से ही वैसे ये मेरे प्रेरणा मिली है। मैं बैडमिंटन मैं अब तो अभी भी खेलता हूँ, रेगुलर डेली खेलता खेलते हूँ। हाँ, प्रयास रहता है हम्म। जितने संभव हो सके। बाकी मैं व्यायाम भी करता हूँ घर पर ही, और बाकी मैं अपने बाल अवस्था में तो मैं सभी स्पोर्ट्स में अपने स्कूल या कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। अच्छा, आपके दोस्त आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? शांत, मजाकिया या कुछ और? वो मुझे शुरू से नेता ही कहते थे। अच्छा, शुरुआत से ही नहीं था? क्योंकि मैं जहाँ पर भी, वो स्कूल डेज से ही मैंने लीड किया मैंने, और जब भी हमारे स्कूल में भी मैं कैप्टन था। जब मैं इंजीनियरिंग डेज में भी आया तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड हो गया। तो पढ़ाई और खेल दोनों में मैं ठीक ठाक रहा। तो टीचर्स ने भी और मेरी प्रतिभा को पहचानते हुए शायद उन्होंने मुझे दिया मौका, और वो उसी रूप से मुझे आज भी बुलाते हैं, प्रेम से ही बुलाते हैं। नेताजी। हाँ, नेताजी कहते थे, जो हमारे साथ के मित्र थे। आपके लिए सपनों का भारत कैसा है? सपनों का भारत तो वैसा हो जहाँ पर कोई भी महिला असुरक्षित न रहे, कोई भी बुजुर्ग जो है उसको अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े, कोई भी युवा हो उसको उच्च शिक्षा की पढ़ाई मिले और उसके बाद उसे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। वह भारत जहाँ पर अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति एक सम्मान का भाव हो। वो भारत जिसकी चर्चा सांपों के देश के रूप में ही केवल ना हो, ऐसा भारत जो स्वस्थ हो, सुसंस्कृत हो, व्यवस्थित हो, एक ऐसे भारत की कल्पना हम करते हैं। और मैं मानता हूँ कि इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल। भारत का शब्द का अर्थ केवल कोई महाराजा भरत के नाम पर नहीं पड़ा। भारत का अर्थ होता है भा मतलब प्रकाश और रत मतलब लगा होना।
प्रकाश की तरफ लगाना। और प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश आएगा शिक्षा से। एक अच्छी सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था जो सबके सर्वांगीण विकास की बात करे, वैसे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में विकसित करें। एक ऐसा सपनों का भारत मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो 2024 में सीट्स आप लोगों की कम आई हैं, उस पे कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर जो है विपक्ष ने जो है एक झूठ फैलाने का काम किया है। और मुझे लगता है कई लोगों के मन में जो है झूठे वादे और झूठी बातें फैलाकर जो है उन्होंने लोगों के आंखों में धूल झोंक कर वोट तो प्राप्त कर लिया, पर जनता जागरूक है। विधानसभा चुनाव फिर आएगा, आप देखिएगा। कई बार पेपर लीक होना हो गया आपका, पेपर लीक भी नहीं, आपके ये कई। और देखिए, निश्चित दूसरी रूप चीज से इस बेरोजगारी, आप तो खुद रोजगार मेला लगवाते हैं, मैं देखता हूँ आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। रोजगार मेला मैंने आपका देखा, स्वास्थ्य मेला मैंने आपका देखा, आप अपनी तरफ से पूरा जतन करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में सरकार को भी इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी वैकेंसीज हैं 2018 के परिणाम अभी तक जो है उनके रिजल्ट नहीं आए हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से पेपर लीक वाली जो घटनाएं हुई और वह नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं की कुछ खामियां थीं जो लंबे समय से सरकारें जो इस देश पर राज करती चली आ रही हैं, प्रदेश पर राज करती चली आ रही हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया था। आज मैं कह सकता हूं कि जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि आज एक ऐसे पौधे को लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो आगे एक ऐसा पौधा जो आगे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर इस लखनऊ ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश को छांव देने का काम करेगा। व्यवस्थाएं बदल रही हैं और साथ ही साथ बेरोजगारी की आपने बात कही, तो देखिए, जो मैं स्वास्थ्य मेला भी या जो रोजगार मेला भी लगाता हूँ, मैंने पिछली बार लगाया, वी गेव ऑफर लेटर्स टू मोर देन 5,000 एस्पिरेंट्स। तो ये सरकार की सहयोग से ही होता है और उसमें मैं प्राइवेट कंपनीज को भी इनवाइट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सरकार ही एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जिसके माध्यम से मैं उस रोजगार मेले को उस बृहद स्वरूप दे पाता हूँ। और आपको हमारे प्रधानमंत्री ने केवल और केवल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आकर करीबन 72,000 से ज़्यादा ऑफर लेटर्स बांटे गए। अगर पिछली सरकारों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो रोजगारों का सृजन जो है हमारा ऑलमोस्ट डबल रहा है जो पिछली सरकारों में रहा है। फिर ये छात्र धरना प्रदर्शन क्यों करता है? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अफवाह फैलाकर, उत्तेजना फैलाकर ये काम विपक्ष की पार्टियां बराबर करती रहती हैं, इंस्टिगेट करती रहती हैं। पर जब कहीं ना कहीं युवा वर्ग को इन बातों की जानकारी होती है कि ये कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो आप जब कोई चुनाव आएगा, जब कोई आप देखेगा तो युवा जानता है कि उनकी एम्बिशंस, एस्पिरेशंस को कोई उड़ान दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और आपने व्यवस्थाओं को लेके बात करी, कुंभ का आयोजन इतना अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कुंभ के आयोजन को लेके, व्यवस्थाओं को लेके कमी आई। नहीं, देखिए, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा जी कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन था। ये केवल ये देश, ये आज तक इतना बड़ा आयोजन विश्व में किसी भी कोने में नहीं हुआ। और हमारे सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं करी, घटना हुई, निश्चित रूप से आपको वहां लगता है पर क्या घटना कि हुई। इस घटना में वीआईपी कल्चर के इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में घटना हुई? देखिए, ये तो विवेचना का विषय है, मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जी, पर जो मैंने महसूस किया, मैंने वहां पर अपने आप को परमपिता परमेश्वर से निश्चित रूप से अपने आप को जोड़ रहा था। वहां श्रद्धा का भंवर था, वहां भक्ति का सागर था। इस तरह का भाव जो है मुझे शायद कभी अंदर अपने महसूस ही नहीं किया। ईश्वर भी कहीं ना कहीं अपनी प्रेम का भूखा होता है और वो भी वहीं जाता है जहां पर उसके भक्त रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में 66 करोड़ लोग जाकर वहां पर उन्होंने हम जाकर डुबकी लगाई और हमारी सनातन संस्कृति को, जो वसुदेव कुटुंबकम का भाव, हर व्यक्ति छोटे से बड़ा वहां पर जा रहा था और उसी गंगा माँ की उसमें जो है डुबकी लगा रहा था।
इतने बड़े आयोजन का एक प्रयागराज की धरती पर हुआ है। मुझे लगता है कि तीर्थ स्थली के रूप में हमारा प्रयागराज विकसित हुआ है। और तो और जो इकोनॉमिकली कई लोगों को उसने साउंड कर दिया। मैं एक बच्चे से मिला, टहलते टहलते जा रहा था, वो गैलन बेच रहा था पानी का जी। 100 रुपये का एक गैलन बेच रहा था। मैंने बड़ा पहले तो वो थोड़ा सा कुछ आया, पर मैं उसने बाद में मेरे प्रश्न का जवाब दिया। मैंने बोला कि तुमने बेटा कितना सुबह से कितने रुपए का सामान बेच लिया? तो उसने बोला मैं सुबह से 16,000 रुपये से ज़्यादा का सामान बेच चुका हूँ। 16,000 रुपये से ज़्यादा? और 16,000 आप सोचिए कि 45 दिन अगर उसने, मान लेते हैं कि 15,000 भी बेचा, तो आप समझ लीजिए कि करीबन वो 7 से 8 लाख रुपए का वो व्यापार करके जा रहा होगा। केवल एक बच्चा, परिवार के बाकी माँ बाप अलग अलग कमाई कर रहे होंगे। कहीं ये आंकड़ा वैसा तो नाविक वाला आंकड़ा तो नहीं दे रहे हैं? 120 नाव हमारी थी डेली का। नहीं, मैं तो हमने 30 करोड़ रुपए कमाया। मैं तो स्वयं फिर कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती कि एक चक्कर का, एक राउंड का जो है 5,000 से 6,000 रुपये खर्चा आ रहा है, जबकि सरकार दावा करती है कि 600 रुपये से 700 रुपये में आप जो है यात्रा कर लेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये तो मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से, और इसका वीडियो भी मेरे फेसबुक पे आपको उपलब्ध होगा, जहाँ पर मैं उसे वार्तालाप कर रहा हूँ और उससे वो ले रहा हूँ मैं गैलन। और जो नाविक वाली आपने बात कही है, मुझे लगता है विपक्ष तो पूरा हावी हो गया उस पर। देखिए मुझे 30 करोड़ का तो पहले टैक्स लीजिएगा 12 करोड़ रुपए टैक्स। देखिए टैक्स लेने के बाद भाई 30 करोड़ कमाया कैसे? अगर 120 नाव भी थी, उसकी तो पूरी रिपोर्ट आई, अगर 120 नाव भी थी तो दिन का एक नाव कितना कमा रही? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों ने खबर प्रकाशित कर दी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आधी अधूरी के आधार पर जो है पहले तो कुछ प्रकाशित कर दी और विपक्ष उस पर हमलावर हो गया। माननीय योगी जी ने जो कहा था वो समझने की आवश्यकता है जी। मुझे लगता है कि वह फिर एक बार फिर डिबेटेबल इशू हो जाएगा। पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो वहाँ पर मैंने देखा है कि फाइनेंशियली जो एक तरह से जो एक मॉडल के रूप में जो है कुंभ ने लोगों को यहाँ की जीडीपी में जो सहयोग करेगा, वो जिस तरह से हमारा बजट जो है अभी 9.8% बढ़ गया है जी। जब आप देखेंगे अगला बजट जब आएगा तो कम से कम 18 से 19% ज़्यादा बढ़ा हुआ बजट हमारा आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, विपक्ष इतना कुंभ को लेके हमलेवार क्यों है? उन्होंने कहा कि 100 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, तो 100 करोड़ के हिसाब से व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए थी। व्यवस्थाएं जो भी गया वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं थी। निश्चित रूप से जब इतनी बड़े आयोजन में कहीं पर भी कोई कानून व्यवस्था को लेकर कहीं पर मान लीजिए कहीं पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई तो वहाँ पर जो है सरकार ने जो है उचित प्रबंध कराया और ये सुनिश्चित किया कि बाधाएं आगे ना आए, लोग बाद में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते रहें। ऐसी घटना निश्चित रूप से खेदजनक है और वो नहीं होनी चाहिए थी। पर आप 66 करोड़ लोगों का इतना बड़ा वहाँ पर आयोजन, काफी बड़ा आयोजन था, तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कोरी राजनीति के चक्कर में पूरी चीज़ें जो है कुंभ की उन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं उस घटना के आवरण में जो है वो दबाने का काम कर रही है। अच्छा, घर में सबसे बड़ा खाने का शौकीन कौन है? अब हम ही लोग हैं जो है जो भी नहीं, आपके भाई शौकीन है कि? नहीं, हम ही लोग जो है थोड़ा बहुत खाने को शौकीन नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हेल्थ इंथुजियास्ट भी हैं। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं जो है मुझे तो गर्मी में आम ही अच्छा लगता है। हम लोग लखनऊ वाले हैं तो मलिहाबाद का आम ही अच्छा लगता है। और आपके पिताजी की फेवरेट डिश कौन सी है? उनके लिए भी आम ही है। अच्छा, उनके लिए? हाँ, वो आम के बड़े शौकीन हैं। कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं आप? हाँ, कई बार। तो फिर गुस्सा आया है कभी ट्रैफिक में फंस के? हाँ, कभी कभार कहीं जाने की जल्दी होती है जी। तो निश्चित रूप से इम्पेशेंट तो हो जाते हैं, पर क्या करें,
भारत में जनसंख्या भी ठीक ठाक है, तो कई बार शहरों पर ये जाम का सामना करना पड़ता है, पर कह सकता हूँ कि लखनऊ के अंदर तो बढ़ती हुई आबादी के साथ उस ट्रैफिक जाम से लड़ने के लिए व्यापक व्यवस्था जो है की गई है। ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी की संसदीय क्षेत्र में 27 बड़े फ्लाईओवर दिए गए हैं, और ये लखनऊ में तो कम से कम जाम से कहीं ना कहीं पार पाने के लिए कुछ व्यापक व्यवस्था के लिए कुछ उपाय जरूर किए गए। आपने एक प्रचार में कहा भी था कि 105 किलोमीटर का रिंग रोड और फ्लाईओवर, नया एयरपोर्ट का टर्मिनल, 13,000 करोड़ का मेट्रो परियोजना, तमाम तरीके की चीज़ें दी। आगे आने वाली चीज़ों में क्या आप लोग दे रहे हैं लखनऊ को? देखिए, अभी तो जल्द ही यहाँ पर शहीद पथ है, यहाँ पर किसान पथ है, आगे आने वाले समय में विज्ञान पथ भी। विज्ञान पथ, हाँ, ये लखनऊ को विज्ञान पथ मिलेगा। क्या रहेगा सर? ये आप शहीद पथ पर ही बढ़ते हुए जी जी। एक दबाव को, ट्रैफिक के दबाव को कहीं ना कहीं उसे निस्तारण दिलाने का काम करेगा। साथ ही ये शहर के बीचों बीच होता भी जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी परियोजना लाने का विचार है, और वो भी प्रस्तावित है। और साथ ही साथ फ्लाईओवर्स जो हैं अभी कई बनकर तैयार हैं, और कई अभी पाइपलाइन में हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। कई एसटीपी के जी। काम भी अभी हमारे पाइपलाइन में है। करीबन 50 करोड़ के आसपास की कुछ परियोजनाएं संस्तुत कराई थी पहले टर्म में ही, उन्हीं को पूरी तरह से जमीनी स्तर पर ला दिया, तो लखनऊ का पूरा इसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था 2019 में, जब आप अपने पिताजी का प्रचार कर रहे थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम के आपने पैर छुए थे ना। मुझे लगता है कि हम लोग, और फिर बाद में उन्होंने ये चीज़ बोली भी कि मैंने नेता तो कई नेताओं के बच्चे देखे, लेकिन जो राजनाथ जी ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वैसे संस्कार मैंने किसी के नहीं देखे। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूँ वही आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो उस समय माननीय जी के खिलाफ लड़े थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत दिखाई देते हैं। और मैंने वही किया जो एक आचार्य या फिर एक संत जिनके नाम के आगे हो तो हमारे लिए तो वो सम्मान योग ही हैं। तो मैं उसी रूप से मैंने उनके पहुंच हुए, और वो मेरे से बड़े हैं। मुझे लगता है कि मेरे संस्कारों ने ही कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित किया वो करने को। 2024 के चुनाव में आपने नारा दिया कि इस बार 5 लाख पार, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 1,35,000 से मानी जी की जीत होती है। तो क्या रहा, वजह क्या रही उसका? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन 6,33,000 माननीय जी को पहली बार मिले थे वोट, और इस बार 6,12,000 वोट मिले। और विपक्ष का वोट जब जब कंसोलिडेट होकर एक स्थान पर पड़ेगा तो जो मार्जिन है जीत का वह निश्चित रूप से कम होगा। पिछली बार विपक्ष का वोट सपा बसपा और के बीच में बट गया, तो इसलिए जीत का मार्जिन आपको 3.5 लाख दिख रहा था। अब वो सारे वोट जो है सपा कांग्रेस के एक स्थान पर हो गए, और बसपा के भी उम्मीदवार ने कहीं ना कहीं उनके सामने सरेंडर कर दिया है, तो वो सारा वोट एक जगह चलाया, तो मार्जिन घट गया। हमने कम से कम अपने वोट को अपनी जगह पर कंसोलिडेट करके रखा था, और एक जो फॉल्स नैरेटिव बनाने का प्रयास हमारे विपक्ष ने पूरे प्रदेश में किया, सब जगह पर वो सफल हो गए। नैरेटिव था कि आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, संविधान में परिवर्तन कर देगी भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के फॉल्स नैरेटिव बनाने का काम किया। तो इतने फॉल्स नैरेटिव बनाने के बाद भी हमारे लखनऊ में कम से कम हमने अपने वोट को कंसोलिडेट करके रखा, हमने उसे नहीं कम होने दिया। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का ही नतीजा था, और माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा किए गए कार्य, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और हमारे योगी जी के
कृत संकल्पता का ही ये एक परिणाम था। अच्छा, अयोध्या की सीट हारने की क्या मुख्य वजह रही? देखिए, कई फैक्टर्स होते हैं चुनाव में। आप क्योंकि आप कोई तो एक बहुत फैक्टर जमीन नहीं, से जुड़े हैं और कोई सारी कई चीजें जान रहे कई हैं आप। फैक्टर्स होते हैं। हम्म। वहाँ पर पार्टी ने इस पर विचार किया है और उसके आधार पर आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है। मुझे आपके लगता है हिसाब कि से क्या यहाँ रहा है पर सर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जी। ये नैरेटिव तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष फैलाने में कामयाब हो गए कि संविधान बचाओ। कि हाँ, कि कुछ संविधान में छेड़छाड़ करने चाह रहे हैं, पर सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने वर्षों से सरकार चल रही है। हमारा संविधान उसी प्रकार का अक्षुण्ण है, उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, और आरक्षण हमारा कमिटमेंट है, वो जैसा था जैसा है उसी स्वरूप में वो बना रहेगा। अच्छा, विपक्ष में आपको नेता में कौन अच्छा लगता है? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं या अखिलेश यादव? दो में से एक को अगर चुनना हो। पूरे देश में घूमकर विपक्ष पार्टी का बंटाधार करने वाले राहुल गांधी जी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्यों? उससे हमें सरकार में बने रहने का ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी से नहीं? अखिलेश यादव जी उत्तर वो प्रदेश में प्रदेश तक पार्टी का नुकसान करा देते वो हैं। प्रदेश तक ही अपनी पार्टी का बंटाधार करते हैं ना। वो पूरे देश भर में घूम घूम कर अपनी पार्टी का बंटाधार करते हैं, तो इसलिए जो है। मायावती जी और ममता बनर्जी में आपको कौन अच्छा लगता है? मायावती जी जो है हमारी पड़ोसी रही हैं, तो मैं तो कहूँगा हमारी जो है अब उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, नहीं तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो उन्हें बुआ जी कहा ही था। अच्छा, अभी तक का सबसे फेवरेट आपके प्रधानमंत्री कौन रहे जिनका आपको कार्यकाल बहुत समझ में आओ, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग भी राजनीति में देखिए, हैं? ये मेरे लिए जो है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए अपने बड़े नेताओं का आकलन करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी निश्चित रूप से आज मैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ, तो मुझे मन में यही लगता है कि पूरे विश्व के अंदर जो भारत की धाक जमी है, ऐसा जो है प्रधानमंत्री होना, ये बहुत भारत के लिए एक स्वर्णिम काल है। और भारत आज शक्तिशाली देशों की कतार में मजबूती से दिखाई दे रहा है। एक इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी हम लिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से लोग भारत को देखते थे, आज पूरा परिदृश्य बदल दिया है। आज दे कंसिडर अस एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। और दूसरा जो इसका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, वो हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजीम में हुआ। जब कई लोगों ने कहा कि पोखरण में बम विस्फोट मत करिए, तमाम तरह के विश्व के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, जी, उन्होंने तमाम दबाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर परमाणु विस्फोट किया पोखरण में, और भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। और इंडिया शाइनिंग का जो आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की भारत में पहली बार अगर किसी ने इबारत लिखी, चाहे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, वो उस समय शुरुआत हुई। जी। आज जो है हम केवल प्रधानमंत्री जी के जब रिजीम आया नरेंद्र मोदी जी का, तो हम ग्रामीण सड़क परियोजना तो बना ही रहे हैं, आज हम जो है सी लिंक भी बना रहे हैं, आज जो हम बुलेट ट्रेन भी चला रहे हैं, आज हम वाटरवेज भी चला रहे हैं। तो वो शुरुआत जो अटल जी ने की है, आज उसको एक बहुत भव्य, उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी उनका भी एक पॉडकास्ट था, तो उनसे राजनाथ जी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि राजनाथ जी बहुत पार्टी में कमज़ोर व्यक्ति हैं। तो मैंने पूछा क्यों कमज़ोर व्यक्ति हैं, क्या वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं? देखिए, एक कमज़ोर पार्टी के अध्यक्ष की इस टिप्पणी को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा मैं अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। अच्छा, दो मैसेज, एक पहला मैसेज तो विपक्ष के लिए आप क्या देना चाहेंगे, और दूसरा मैसेज आने वाली युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, पहला तो मैं विपक्ष के लिए तो मेरी सलाह यही रहेगी कि
वो इतने ही कंफ्यूज्ड रहें, क्योंकि उनसे सकारात्मकता की अब आशा हमने छोड़ दी है। कई बार हम ये मानते थे कि एक जिम्मेदार विपक्ष होगा तो शायद लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करेगा, पर ये जिम्मेदारी से इनका दूर दूर तक, कोसों तक कोई मतलब समझ लें नाता नहीं है। नहीं, आजकल तो राहुल गांधी भी जी हर मुद्दों पर आप लोगों को घेरते नजर आ रहे हैं। और अब मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, पर कई बार जब वो कहते हैं तो आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि वो खुद ही अपने शब्दों को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। मुझे इस पर कई बार लगता है कि अब मैं ज़्यादा उस पर कुछ नहीं कहूँगा। पर दूसरा यह है कि युवाओं के लिए यही कहूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। युवा बहुत जल्द ही बदलाव देखना चाहते हैं, पर अच्छा, अध्ययन करके रोजगार की उम्मीद करें कि अपना स्वयं का कार्य करें? दोनों चीज़ें रोजगार देने वाले ही भी बने, रोजगार लेने वाले ही क्यों बने। दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। आज मेक इन इंडिया के माध्यम से जो है, जहां विश्व के अंदर धाक जम रही है, तो साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोजेक्ट के कारण जो स्टार्टअप का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो हमारे देश के अंदर है। लेकिन सर, आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन हमारे देश से एफआई तो जा रहा है इस समय, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जा रहा है, उसका रीजन क्या है? नहीं, आप पिछले उसमें देखेंगे, इस साल का देखिए, इस साल का आंकड़ा आप देखेंगे तो इस साल का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वापस जो है आंकड़ा जो है हमारे यहाँ का बढ़ने बात कर रहे हैं, जो हाल ही फिलहाल है, मार्केट गिरती जा रही है। नहीं, मार्केट इस समय जो है, देखिए मार्केट बीच में अपने आप को कहीं ना करेक्ट करती चलती है। बीच में काफ़ी जो है उसमें हो गया था, हाई पर आ गई थी, तो करेक्ट करती चलती है। फिर से वो फेज़ आ जाएगा जहाँ पर फिर वो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। हमारी इकोनॉमिक मजबूत है, जहाँ पर कई देश रिसेशन के दौर से गुजरे हैं। हमने उन कालों को भी देखा है, हमने कोरोना जैसे विपत्तियों को भी देखा, जब सारी जगह पर बैंकरप्सी आ गई, बड़े बड़े बैंक अमेरिका के बैठ गए, तब भी हमारे यहाँ के बैंक मजबूती से लोगों की सेवा कर रहे थे। तो भारत विपत्तियों से जूझता रहा है और उससे विजेता होकर निकलता रहा है, और उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं यही मानकर चलता हूँ कि युवा युग का वाहक है। जो शोर जवानी चलती है, शोर जमाना चलता है, बट दे शुड ऑल्सो बी मच मोर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स। इफ दे वांट टू चेंज द सिस्टम, दे शुड लर्न अबाउट द पॉलिसीज, बिकॉज एवरी सिस्टम इज ड्रिवन बाय सम पॉलिसीज। तो अध्ययन करने की आवश्यकता है, और जब वो अध्ययन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवान बनेंगे, तो सिस्टम को बदलेंगे और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, 2027 के चुनाव में हम आपको देख सकते हैं? 2027 के चुनाव में मैं निश्चित रूप से रहूंगा, पर किस रूप में रहूंगा यह तो पार्टी निर्धारित करेगी। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आप विधायक के रूप में आए या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले। अगर ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है तो ये आप हमारे पार्टी नेतृत्व से इस बात को कहें, हो सकता है आपकी इच्छा का सम्मान पार्टी नेतृत्व करे। पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद।